वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। हमारे प्रधानमंत्री की जो सहन शक्ति है यानी क़ुव्वत बर्दाश्त है वो बहुत ज़्यादा है, ये बड़ी तारीफ़ की बात है। इसी तरह उनकी जो विल पावर है, क़ुव्वत इरादी जिसे कहते हैं, इच्छा शक्ति भी उसे कहा जा सकता है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी मजबूत है। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये दो आदतें हमारे प्रधानमंत्री के अंदर बहुत अच्छी हैं। सहन शक्ति की बड़ी मिसालें हैं, दी जा सकती हैं। इसी तरह विल पावर की भी कई मिसालें हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो मिसालें दूंगा। मिसाल के तौर पर नोटबंदी का ऐलान 8 बजे किया, 12 बजे लागू कर दिया। इसी तरह अभी हाल ही में तालाबंदी, पूरे मुल्क की तालाबंदी का ऐलान 8 बजे किया, 12 बजे तालाबंदी लागू हो गई। तो ये दो बड़ी प्रधानमंत्री के अंदर जो बहुत ही विशेषताएं हैं, ये बड़ी तारीफ के लायक हैं। उनकी जो क़ुव्वत बर्दाश्त है यानी कि सहन शक्ति है, उसकी मुझे एक मिसाल देनी है, चूँकि जो टॉपिक मेरा आज का है वो उस पर फिट होती है। एक 2014 में जब प्रधानमंत्री ने सरकार संभाली तो उसके कुछ ही दिनों के बाद मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। तो सबसे पहले अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई, फिर जुनैद, फिर पहलू, फिर रकबर, फिर तबरेज़। तो इसी तरह 60 से ज़्यादा जो है वो मॉब लिंचिंग में मारे गए लोग। प्रधानमंत्री ने बड़ी ज़बरदस्त सहन शक्ति का सबूत दिया। सब लोग उनसे कहते रहे कि आप अपने लोगों को मना कीजिए, या अपने लोग नहीं, ये जो भी लोग हैं, मगर उनका यही दावा था कि वो प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। और उनमें से कुछ लोगों के ट्विटर पर ये पाया गया कि प्रधानमंत्री भी उनको फॉलो करते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद फिर प्रधानमंत्री का बयान आया और उन्होंने इसको बताया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, मैं एक ताज़े मामले की तरफ आपको लाना चाहता हूँ। ये जो मैंने पूरी भूमिका बांधी है, पूरी तमहीद बांधी है, ये एक दूसरे इशू के लिए बांधी है। बहुत ही लंबा टॉपिक है आज का, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल है मेरे पास। कोशिश करूँगा कि मैं उनको जल्दी जल्दी समेट दूँ। 28 मार्च को यानी लॉकडाउन के अंदर 28 मार्च को ये खबर सामने आती है कि दिल्ली का जो मरकज़ है तबलीग जमात का, वहाँ 2000 या उससे कुछ ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। ये भी बात सामने आती है कि तबलीग जमात वालों ने दिल्ली पुलिस से, दिल्ली सरकार से ये कई बार कहा कि आप इतने सारे लोग फंसे हुए हैं, हम इनकी बसों का इंतज़ाम करते हैं, आप इनकी बसों के पासेस दे दीजिए। तो बहरहाल मैं उस ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता। उसके बाद जो पूरे मुल्क में हुआ, सब ने देखा कि चैनलों ने एक नई बात शुरू की, कोरोना जिहाद, और प्रोपेगेंडा हुआ चैनल पर, और एक विशेष वर्ग के खिलाफ एक माहौल बन गया। पकड़ धकड़ हुई, सोशल बाइकआउट शुरू हो गया। आधार कार्ड देख के सब्जी और फल बेचने वालों को अंदर आने दिया गया, आधार कार्ड देख के भगा दिया गया। तो ये इससे पूरी दुनिया में एक बड़ी बदनामी हुई हमारी। उसके बाद क्या हुआ, और देखिए एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं एजाज अशरफ, उन्होंने लिखा कि ये जो मुहिम है, चैनलों ने जो मुहिम चलाई, एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई एक विशेष वर्ग के खिलाफ, उसमें सरकार ने भी अपना हिस्सा लिया, अपना रोल प्ले किया। एजाज अशरफ कहते हैं कि अपनी जो रोज़ की ब्रीफिंग है, सरकार ने उसमें अलग से तबलीगी जमात का नाम लेकर बताया कि आज इतने केस कोरोना के तबलीगी जमात के आए। इसी तरह दिल्ली में भी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने खुद ब्रीफिंग्स का मोर्चा संभाला। उन्होंने रोज़ाना अपनी ब्रीफिंग में तबलीगी जमात का नाम लेकर बताया, और जो एक शीट बनाई गई, जो रोज़ाना आदाद व शुमार बताए गए, उसमें अलग से तबलीगी जमात का कॉलम बनाया गया। तो उससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया में एक वर्ग विशेष बदनाम हो गया कि भारत में अगर कोरोना कोई लाया है तो वो मुसलमान है और तबलीगी जमात के लोग हैं। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है राजदीप सरदेसाई, उन्होंने प्रधानमंत्री के 19 अप्रैल के बयान की बड़ी प्रशंसा की। मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री ने 19 अप्रैल को यानी 28 मार्च से शुरू हुआ तबलीगी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा, और प्रधानमंत्री ने 19 अप्रैल को फिर
बयान जारी किया और उन्होंने, बहुत अच्छा बयान था, उन्होंने कहा कि कोरोना जो है वो हमला करने से पहले ना कोई जात देखता, ना पात, ना मजहब, ना रंग, ना नस्ल, और इसको कोई किसी वर्ग विशेष और धर्म विशेष से न जोड़ा जाए। तो एक बहुत अच्छा बयान था प्रधानमंत्री का। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने लिखा कि ये बयान तो अच्छा है, काश पहले आ जाता तो और अच्छा होता, लेकिन अब आ गया है ये बयान, देर से ही सही। तो अब ये होना चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री के शब्द हैं इनको अमली जामा पहनाना चाहिए, यानी एक्शन होना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया, मांग की कि उन टीवी चैनलों के खिलाफ और अखबारों के खिलाफ, सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने माइनॉरिटीज़ को बदनाम किया, प्रोपेगेंडा किया। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान में तो मुहिम चलाई गई, उसका जो असर हुआ आपने देखा। हिंदुस्तान से बाहर जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों में बहुत सारे हिंदुस्तानी काम करते हैं, तो वहाँ भी हिंदुस्तानियों ने, कुछ हिंदुस्तानियों ने, सारे हिंदुस्तानियों ने नहीं, कुछ हिंदुस्तानियों ने वहाँ भी तबलीगी जमात और हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर दिया, ट्विटर मुहिम शुरू कर दी। और गूगल आप छानिए तो आपको पता चलेगा कि उसमें बताया गया है कि गूगल पे कि वहाँ जो रहने वाले भारतीय हैं, कुछ भारतीय, उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ देखिए, हमें नहीं मालूम कि अतीत में क्या हुआ, अरब मुल्क कुछ बोलते थे या नहीं बोलते थे। और हम आपको एक बात बहुत क्लियर कर देते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ना कभी किसी मुस्लिम या अरब कंट्री के पास कोई मदद मांगने गया, ना उनसे कहने गया कि आप हमारे लिए बोलिए, और ना आइंदा जाएगा। ये उनका मामला है, वो बोले, हम उनका मुंह नहीं पकड़ सकते। लेकिन भारत में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। बल्कि हम ये भी कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ लीडर्स तो ऐसे हैं जो 12 महीने विदेशों में जाकर, खासतौर पर मुस्लिम कंट्रीज में जाकर, यही कहते हैं कि भारत में हम ठीक हैं, भारत में हमारे खिलाफ कोई ऐसा भेदभाव नहीं हो रहा है। तो खैर, ये जो मैंने जिक्र किया कि गल्फ यानी खाड़ी देशों में जो हिंदुस्तानी, जो भारतीय काम करते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की जो भारत में चल रही है। और उन ट्वीट्स की ज़बान इतनी ख़राब थी कि उसको हम नकल भी नहीं कर सकते। ये बात विनोद दुआ ने भी कही है, ये बात राजदीप सरदेसाई ने भी कही है, और ये बात अरब मुल्कों के जो रॉयल फैमिली के मेंबर हैं जिन्होंने इस पर खेद जताया है, उन्होंने भी कही है कि इतनी गंदी ज़बान है। अब आप देखिए कि जो कुछ हमारे भारतीय वहाँ कर रहे हैं, कुछ भारतीय, उस पर वहाँ के जो रॉयल फैमिलीज के मेंबर हैं और जो आम अरब के लोग भी हैं और ख़ुद हमारे भारतीय भी हैं, उन्होंने इस पर बहुत ही कड़ा रुख अपनाया, बहुत एक रिएक्शन दिया। और 16 अप्रैल को शाही ख़ानदान की एक बिजनेस वूमेन है, हिंदा अल कसीमी, जो शाही ख़ानदान की हैं और कतर के अमीर से उन्होंने शादी की थी 2006 में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बाअसर औरत हैं। उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए, और एक हैं सौरभ उपाध्याय, उन्होंने एक ट्वीट किया था, तबलीगी जमात को हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार करार दिया था, और उन्होंने मौलाना साद को टेररिस्ट बताया था, तबलीगियों को कहा था कि इनको डिफेंड मत करो, और उन्होंने ये भी कहा था कि दुबई को जो बनाया है, दुबई का जो कंस्ट्रक्शन है वो हिंदुओं ने किया है। ये उन्होंने खुलकर लिखा, उनके ट्वीट्स में है। तो इस पर हिंदा अल कसीमी ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया और उन्होंने ट्वीट लिखा और कहा कि यहाँ दुबई में और यूएई में जो भी नस्ली और मजहबी तफरीक की बुनियाद पर मुहिम चलाएगा उसको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, एंड वी विल किक देम आउट, हम उनको भगा देंगे, ठोकर मार के भगा देंगे। और हिंदा अल कसीमा ने एक ट्वीट पर एक लिस्ट भी जारी की और उसमें लिखा कि 9 मार्च से 20 मार्च के दरमियान भारत में और भी प्रोग्राम हुए हैं तबलीगी जमात के अलावा, जिनमें लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। तो उन्होंने पूछा कि अगर तबलीगी जमात वाले कोरोना फैला रहे हैं तो क्या ये लाखों श्रद्धालु नहीं फैला रहे हैं? तो बहरहाल उन्होंने बहुत सख्त रिएक्शन इस पर दिखाया। सौरभ उपाध्याय ने लिखा था कि डॉक्टरों पर थूकना क्या 2020 की में जिहाद की नई किस्म है, और ये भी लिखा था कि बताइए ये लोग, यानी मुसलमानों की तरफ इशारा था कि अब भी ये 1400 साल पहले की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस पर वहाँ बड़ा सख्त रिएक्शन हुआ
और हिंदा अल कसीमा ने यह भी लिखा कि हेट स्पीचेस जो हैं वो नस्ल कुशी की शुरुआत होती है। ये सर रिचर्ड का एक मकूला है, उन्होंने कहा था। तो मैंने जैसा कि बताया कि तमाम आम शहरी शाही ख़ानदान के लोग, हिंदुस्तान के जो वहाँ और भारतीय गए हुए हैं, उन्होंने भी इस पर सख्त रिएक्शन दिखाया अपना और इसको बहुत बुरा समझा। एक मेंबर पार्लियामेंट हैं तेजस्वी सूर्या, देखिए उन्होंने एक ट्वीट किया कि अरब औरतें 95% अरब औरतें महज शहवत के नतीजे में बच्चे पैदा कर रही हैं, मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाले इख्तिलात के सबब नहीं। ये मैंने जानबूझकर ये शब्द भारी शब्द इस्तेमाल किए हैं। इस पर अरब देशों में बड़ा सख्त रोष उन्होंने व्यक्त किया और OIC जो 57 अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी, और उसकी जो एक बॉडी है IPHRC, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उसने इस पर बहुत सख्त रिएक्शन जाहिर किया। प्रधानमंत्री को टैग किया, उनसे कहा कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। प्रधानमंत्री से पूछा क्या आप अपने पार्लियामेंटेरियंस को इसकी इजाज़त देते हैं कि वो पूरे अरब वर्ल्ड की औरतों की बेइज्जती करें। और इसी तरह नूरा अल गुरैरा ने लिखा तेजस्वी सूर्या को, जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, कि आपकी तरबियत इसी तरह हुई है कि आपको औरतों का एहतराम नहीं सिखाया गया है और आपको अगर कभी भारत सरकार आपको विदेश मंत्री बना दे तो खबरदार UAE में कदम मत रखना, वरना आपको भगा दिया जाएगा और हम आपको याद रखेंगे। इतनी बेइज्जती हो रही है प्रधानमंत्री साहब हमारे देश की, और आपकी भी हो रही है, चूँकि ये सब आपके मानने वाले हैं। और अरब देशों में आपसे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के कई सबूत हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। 5 अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ ने आपको हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं, जिनमें UAE है, सऊदी अरब है, कतर है, अफगानिस्तान है, मालदीव है। ये मुल्क हैं जिन्होंने हाईएस्ट अवार्ड आपको दिए हैं, और इसलिए दिए हैं कि वहाँ कारोबार आपने बढ़ाया है। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। तो खैर, आपने फिर जो उस पर बयान दिया, उसके बाद UAE में जो हिंदुस्तान के सफ़ीर हैं, एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि नहीं, हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं होता मुसलमानों के साथ। मुख्तार अब्बास नकवी जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यही कह दिया कि भारत तो जो है वो जन्नत है मुसलमानों के लिए। तो फिर नूरा अल गुरैरा ने लिखा वहाँ, जो रॉयल फैमिली के मेंबर है, कि बहुत अच्छा है कि अगर हिंदुस्तान भारतीय मुसलमानों के लिए जन्नत है तो हम भी यहाँ जो भारतीय रहते हैं हम भी उनके लिए जन्नत बनाने की कोशिश करेंगे, उसी तरह जिस तरह आपने बना रखा है। तो ये बहुत बेइज्जती हमारी हो रही है प्रधानमंत्री जी। तो बहरहाल देखिए, मैं बहुत ही शॉर्ट करके बताता हूँ कि अबू धाबी में 2018 में जो अबू धाबी के शेख हैं जायद बिन नहयान, उन्होंने कई एकड़ ज़मीन मंदिर बनाने के लिए दी, और हमारे प्रधानमंत्री 11 फरवरी 2018 को उसकी शिला पूजन में गए। उसके बावजूद वहाँ रहने वाले कुछ भारतीयों का ये हाल है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का नाम लेकर वो इस्लाम तक को बुरा भला कहते हैं, और उस पर अब फिर ये इतना सख्त रिएक्शन आया है। मैं एक आपको बहुत ही अच्छी एक बात बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। 21 अप्रैल को फिर अल कसीमी ने, यानी प्रधानमंत्री का बयान आने के बाद, फिर हिंदा अल कसीमा ने UAE के कानून को अपलोड किया, जो नफ़रत भरी तकरीरों और सोशल मीडिया पर जो नफ़रत भरी पोस्ट की जाती हैं उनसे निपटने का प्रावधान रखता है एक कानून। उन्होंने अपलोड किया और कहा कि इस कानून को अच्छी तरह पढ़ लेना, आपके खिलाफ हम इसी कानून के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। वो कानून क्या है, मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता हूँ कि अगर कोई वहाँ धर्म की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर भेदभाव वाली पोस्ट करता है, नफरत फैलाता है धर्म के आधार पर, तो उसको 10,09,000 देने पड़ेंगे, यानी 7 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए, और उसको उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। तो देखिए, इतनी सख्त सज़ा का वहाँ प्रावधान है। उसके बाद जो नूरा अल गुरैरा है, एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक हैं, उनकी कंपनी की एक डायरेक्टर प्रीति, जो यहाँ से गई हुई हैं भारत से, प्रीति ने एक इसी तरह का बहुत ही सख्त किस्म का ट्वीट किया। उसकी ज़बान इतनी ख़राब थी कि मैं उस ट्वीट को यहाँ पढ़ भी नहीं सकता। तो नूरा अल गुरैरा ने लिखा कि मैंने आपका ट्वीट पढ़ लिया है, अपने ट्वीट को आप डिलीट मत करना। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ले ली है
और आपकी ये हिम्मत हो रही है, यहीं आप रह के खाते हैं, कमाते हैं, और यहीं आप इस्लाम को बुरा भला कहते हैं। तो उन्होंने लिखा कि हम आपके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेंगे। तो आप देखिए, OIC ने ज़बरदस्त नोटिस लिया, आम शहरियों ने ट्विटर पर मुहिम चलाई, और यहाँ तक कि जो वहाँ की मशहूर मुमताज़ शख्सियात हैं, एक्टर्स हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक मुहिम चला दी है वहाँ भारत की सरकार के खिलाफ और BJP के खिलाफ, RSS के खिलाफ। और वहाँ के एक बहुत बड़े अब्दुल रहमान नसैर हैं, जो जिनके 2,46,000 फॉलोअर्स हैं, उन्होंने UN की ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखा, और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि RSS एक दहशतगर्द तंजीम है। तो इसकी भी वहाँ एक मुहिम चल पड़ी है। कुवैत बार एसोसिएशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके एक मेंबर हैं खालिद सुएफियान, उन्होंने भी UN को, OIC को लेटर लिखा है और उनके ट्वीट किया है, और उनके ट्वीट को 26,000 मरतबा रीट्वीट किया गया है। यानी UAE में और गल्फ में इतने बड़े पैमाने पर मुहिम चल रही है। प्रधानमंत्री साहब, ये आपको भी समझने और सुनने की बात है। UAE में अदाकार एजाज खान की जो गिरफ्तारी हुई है हमारे भारत में, उसके ताल्लुक से भी वहाँ मुहिम चल रही है। तो देखिए, प्रीति गिरी ने लिखा था कि आमिर खान तबलीगी जमात का है, और तबलीगी जमात 99% देवबंदियों, हनफियों और सुन्नियों की जमात है। और तो नूरा अल कुरैरा ने उसके जवाब में लिखा कि तुम्हारे नफरत भरे लॉजिक के मुताबिक सुन्नी दहशतगर्द हैं, सिर्फ इस प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर जो हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है। और उन्होंने आगे लिखा कि क्या तुम्हें इल्म है कि जिस मुल्क में तुम रह रहे हो, यानी दुबई में, उसके तमाम हुक्मरान सुन्नी हैं और पुलिस अफसर सुन्नी हैं, और मैं खुद सुन्नी हूँ। ये नूरा ने लिखा, और लिखा कि क्या तुम हमारा बाइकाट करना चाहती हो। अब मैं आपको फिगर्स में बताना चाहता हूँ कि बहुत से भारतीय, 2.25 करोड़ भारतीय 5-6 गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। उनमें ज़्यादातर तादाद विनोद दुआ के मुताबिक हिंदुओं की है। UAE में 33 लाख हिंदुस्तानी काम करते हैं। सऊदी अरब, कतर, बहरीन और दूसरे अरब मुल्कों में कुल मिलाकर 2.25 करोड़ हिंदुस्तानी काम करते हैं। अब वहाँ से जो एक्सचेंज आता है, जो ज़र मुबादला जिसे कहते हैं, वो UAE से, सऊदी अरब से, कुवैत से, कतर, ओमान और दूसरे मुल्कों से मिलाकर $80 बिलियन आता है। $80 बिलियन। और मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क का 2020 का जो बजट है वो 317 बिलियन डॉलर का है। इसका मतलब ये हुआ कि 20% या उससे कुछ ज़्यादा हमारे बजट का यही भारतीय बाहर मुल्कों में काम करके हमें भेजते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर गल्फ में, अरब कंट्रीज़ में इस तरह की मुहिम RSS और BJP से जुड़े हुए लोगों ने चलाई है, मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, अगर उस पर पूरा गल्फ बिफर गया और वहाँ की सरकारों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया माफ़ कीजिए, और इन हिंदुस्तानियों को वापस हिंदुस्तान भेज दिया, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान होगा। 2.25 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और $80 बिलियन जो हमारे बजट का 20% है वो आना बंद हो जाएगा। और जो हमारे कारोबार वहाँ हो रहे हैं, यानी हमारा मुल्क जो है, जो कारोबार करता है, उस पर फ़र्क पड़ेगा, तो कितना नुकसान होगा हमारा। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जो हमारे भारत की जो ज़रूरत का जो तेल है, उसका जो निर्यात होता है वो 50% GCC से आता है, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से आता है, और इसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं। तो अगर इन देशों ने कोई ऐसा फैसला ले लिया तेल पर, तो क्या होगा। 47% हम अमेरिका से तेल मंगाते थे, लेकिन अब ईरान से, तो अब अमेरिका ने जो पाबंदियां लगा दी हैं उसकी वजह से हम वो तेल नहीं मंगा पा रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ तेल महंगा भी है। अब आप बताइए कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया। एक है फॉर्मर डिप्लोमेट तलमीज़ अहमद, बहुत सीनियर आदमी हैं, उन्होंने ये बात कही कि 50% तेल हम गल्फ से लेते हैं, और जो हमारा कारोबार है उसमें रीजन का सबसे बड़ा पार्टनर हिंदुस्तान है। $104 बिलियन की हम कलेक्टिव बिजनेस करते हैं वहाँ से। अगर देखिए आपके इस सब पे अगर असर पड़ा तो हमारा मुल्क कहाँ जाएगा। कोरोना की वजह से हम सुनते हैं, एक्सपर्ट बताते हैं कि कोरोना जब ख़त्म हो जाएगा
तो पता चलेगा कि 40 करोड़ भारतीयों का रोजगार छिन गया। 40 करोड़ भारतीय यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे। 1.25 करोड़ बाहर से अगर बेरोजगार होके आ गए, कहाँ से आप उनको रोजगार देंगे? इतना पैसा जो वहाँ से हमारा आता है वो कहाँ से आएगा? मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूँ, प्रधानमंत्री साहब से एक बात कहता हूँ कि प्रधानमंत्री साहब, आपके अंदर विल पावर भी है और आपके अंदर सहन शक्ति भी है। ये दोनों चीज़ें एक आदमी के अंदर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर जो चाहें वो आप करते हैं और जो चाहें वो कहते हैं। तो आप एक तो अब सहन ना करिए इन लोगों को जो आपकी बदनामी का जरिया बन रहे हैं और भारत की बदनामी का जरिया बन रहे हैं। हम भारतीय मुसलमान कहीं नहीं जा रहे हैं अपने भारत को बदनाम करने, लेकिन पूरी दुनिया में हम बदनाम हो गए हैं। और एक इच्छा शक्ति दिखाइए और कार्रवाई कीजिए इनके खिलाफ। अगर आप ये नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, हमारा देश बदनाम होगा और हमारा देश बदनामी की बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, यूएन, ये सब हमारे यहाँ होने वाली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। और देखिए, अगर कोई ये कहे कि हम दूसरे मुल्क हमारे यहाँ के इंटरनल इश्यूज पर क्यों बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये कहना गलत होगा। आप किसी की ज़बान नहीं पकड़ सकते। पड़ोसी मुल्क में जो कुछ होता है, माइनॉरिटीज़ पर जो ज़्यादतियाँ होती हैं, क्या हमारा मुल्क बोलता है? नहीं बोलता है। हमारी सरकार बोलती है? नहीं बोलती। बोलना चाहिए। हमारी सरकार पड़ोसी मुल्क में रहने वाले हिंदू भाइयों के लिए बोलती है तो हमें अच्छा लगता है, बोलना चाहिए। तो इसी तरह अगर कोई दूसरे मुल्कों में रहने वाले हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में अगर बोल रहे हैं तो उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को दूर कीजिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो पूरे भारत को पूरी दुनिया में बदनाम होने से हम नहीं रोक सकेंगे। क्या हम उम्मीद करें? मैं पूरे भारत के हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से अपने प्रधानमंत्री से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके अंदर सहन शक्ति है, मगर अब सहन न कीजिए। आपके अंदर इच्छा शक्ति है, फौरन कार्रवाई कीजिए। इन चैनलों के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ, तबलीग जमात के खिलाफ और आपको बदनाम किया। और अपने इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए जो फॉलो तो आपको करते हैं लेकिन आपकी बात नहीं मानते। लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई करना आखिरी रास्ता है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद मैं फिर एक बात ये बात कहूँगा कि हम भारत के मुसलमान कहीं मदद मांगने नहीं जा रहे हैं। हम अगर मदद मांगते हैं तो अपने अल्लाह से मांगते हैं, इसके अलावा हम किसी से नहीं डरते। लेकिन अपने देश के खिलाफ हम ना कोई काम किया है कभी, ना करेंगे।